नमस्कार, जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो हमने पिछली वीडियो में बात किए थे क्षेत्रीय राजवंश के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़े थे सुतिया नागखंड के बारे में, छोटा नागपुर खास के नागवंश के बारे में पढ़े थे। और इसी तरह हम लोग पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे पलामू के जो रक्सेल वंश है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू से देखते हैं पलामू का रक्सेल वंश आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो चलिए आज हम बात करते हैं पलामू के रक्सेल वंश के बारे में। तो पलामू का रक्सेल वंश बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है झारखंड के परीक्षा के दृष्टिकोण से, और आपको जानना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम आज बात करते हैं पलामू के रक्सेल वंश के बारे में। पलामू का दक्षिण पूर्वी भाग रक्सेल वंश का आधार क्षेत्र था। कौन? दक्षिण पूर्वी भाग जो था वो रक्सेल वंश का आधार क्षेत्र था। ये अपने को राजपूत कहते थे और ये राजपूताना से रोहतासगढ़ होते हुए पलामू पहुंचे। ये पलामू के जो रक्सेल वंश थे ना, वो अपने आप को क्या बोलते थे? राजपूत बोलते थे अपने आप को। क्या? राजपूत। इसी तरह पलामू में प्रविष्ट होने से पूर्व ही यह दो दलों में बट गए। मतलब जब पलामू में प्रवेश कर रहे थे तो पलामू में प्रवेश करने के दौरान यहाँ पर पहले ही दो दलों में बट गए। दो दलों में बट गए। एक दल इसका जो गया वो कहाँ गया? हरिहरगंज। और दूसरा दल महाराजगंज होता हुआ देवगन में आकर बस गया। कहाँ पे? देवगन में आकर बस गया। दूसरा दल चतरा पांकी होता हुआ कुंडेलवा में आकर बसा। पहला दल तो इधर चल गया हरिहरगंज तथा महाराजगंज तरफ, और दूसरा जो दल था वो चतरा पांकी होता हुआ कुंडेलवा में आकर बसा। इस प्रकार रक्सेलों की दो शाखाएं स्थापित हुई। रक्सेलों की दो शाखाएं स्थापित हुई, देवगन एवं कुंडेलवा शाखा। देवगन और कुंडेलवा शाखा स्थापित हुई। रक्सेलों की देवगन शाखा ने देवगन के किले में का निर्माण करवाया और उसे राजधानी का दर्जा दिया। कौन? इसमें क्या हुआ ना कि रक्सेलों की जो देवगन शाखा ने क्या किया कि किले का निर्माण करवाया और उसे राजधानी का दर्जा दिया। इसी तरह रक्सेलों की कुंडेलवा शाखा ने कुंडेलवा किले का निर्माण किया। दोनों अलग अलग किले का निर्माण किया। ऊपर हम पढ़े कि रक्सेलों देवगन शाखा किले का निर्माण करवाया और उसे राजधानी का दर्जा दिया। उसी तरह रक्सेलों की दूसरी शाखा जो थी कुंडेलवा का किले का निर्माण करवाया और उसे राजधानी बनाया। 16वीं सदी के आरंभ में चेरों के आगमन तक पलामू में रक्सेलों की प्रधानता बनी रही। इसमें क्या हुआ ना कि 16वीं सदी की बात है कि आरंभ में जो चेरों के आगमन तक पलामू में रक्सेलों की प्रधानता बनी रही। कुल मिलाकर पलामू में रक्सेलों का शासन दीर्घकाल तक बना रहा और बाद में ये चेरों के द्वारा अपदस्थ कर दिए गए। क्या हुआ ना कि इतना शासन मतलब कर दिए होंगे कि चेरों लोग मतलब परेशान होकर इनको अपदस्थ कर दिए। अब हम बात करते हैं सिंहभूम का सिंह वंश के बारे में। सिंहभूम का सिंह वंश अगर देखें तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों में सिंहभूम के सिंह वंश का महत्वपूर्ण स्थान था। सिंहभूम के सिंह वंश का महत्वपूर्ण स्थान था। सिंह वंश जो है पारिवारिक इतिहास अगर हम बात करें तो इसकी वंश प्रभा लेखन के अनुसार हम बात करते हैं तो सिंहभूम में सिंह वंश की दो शाखाएं स्थापित हुई। 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में पहली शाखा तथा 13वीं सदी के आरंभ में दूसरी शाखा। ये बहुत ही जो एक मतलब ग्रंथ है, इतिहास के ग्रंथ वंश प्रभा, वो किसके बारे में बताती है? तो सिंहभूम के सिंह वंश के बारे में बताती है। क्योंकि सिंहभूम के सिंह वंश की दो शाखाएं स्थापित हुई। जो पहली शाखा कब स्थापित हुई? तो 8वीं सदी में, और दूसरी शाखा 13वीं सदी में के आरंभ में स्थापित हुई। अगर हम इसकी पहली शाखा को ले और जाने तो इसकी 7वीं सदी ईसा पूर्व के अंत में सिंह लोग पहली बार सिंहभूम के भूइयां व सड़कों के संपर्क में आए। इसमें क्या हुआ ना कि सड़कों के संपर्क में कब आए? सिंहभूम के भूइयों व सड़कों के संपर्क में आए सिंहभूम के सिंह वंश। 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में ही इन्होंने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 8वीं सदी के आरंभ में ही
इस क्षेत्र पर क्या किया, ये अधिकार कर लिया। आगे बढ़ते हैं तो जानने को मिलता है कि इस प्रकार सिंहभूम में सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना हुई। सिंहभूम के सिंह वंश की जो पहली शाखा का स्थापना हुई, सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक जो थे वो काशीनाथ सिंह थे। बताया पूछ सकता है कि जो 8वीं सदी ईस्वी में सिंहभूम की पहली शाखा की स्थापना हुई वो किसने किया था, वो काशीनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। इसके बाद इस शाखा में 13 राजा हुए। कुल मिलाकर कितने राजा हुए पहली शाखा में, तो 13 राजा हुए। आरंभ में उन पर छोटा नागपुर के नागवंशियों का प्रभाव था। आरंभ में क्या था ना, उस पर छोटा नागपुर में नागवंशियों का प्रभाव था। बाद में वे स्वतंत्र हैसियत से शासन करने लगे। बाद में क्या किए कि स्वतंत्र होकर शासन करने लगे। उनका शासन 13वीं सदी ईस्वी तक के प्रारंभ तक चला। पहला जो शाखा था ना उसका शासन 13वीं सदी तक चला। दुर्भाग्य से सिंह वंश की पहली शाखा के शासकों की गतिविधियों के विषय में कोई वर्णन उपलब्ध नहीं है। इसमें क्या है कि इसकी पहली शाखा के शासकों की गतिविधियों के विषय में कोई वर्णन नहीं मिलता, मतलब उसका कोई ना ग्रंथ मिलता है, ना साक्ष्य मिलता है, ना कुछ नहीं मिलता है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरी शाखा के बारे में। दूसरी शाखा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना कब हुआ, 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह ने किया। दूसरी शाखा की स्थापना 1205 में से 1205 में की गई। तो इसकी स्थापना कौन किया था, तो दर्प नारायण सिंह में। इसका शासन का अगर बात करें, शासन काल के दर्प नारायण की, तो 1205 से लेकर 1262 ईस्वी तक था। उसने लंबे समय तक शासन किया और उसके मरणोपरांत युधिष्ठिर नामक पुत्र काशीराम सिंह युधिष्ठिर पुत्र काशीराम सिंह सिंह वंश का उत्तराधिकारी हुआ। कौन, काशीराम सिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ। काशीराम सिंह ने बनाई क्षेत्र में पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की। पोरहाट के नाम से काशीराम सिंह जो है वो नई राजधानी स्थापित की। किस नाम से, तो पोरहाट के नाम से स्थापित की। काशीराम सिंह के बाद अच्युत सिंह सिंह वंश का शासक बना। काशीराम सिंह के बाद कौन बना शासक, तो अच्युत राय सिंह शासक बना। उसके शासन काल में सिंह राज्य की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। किसके शासन काल में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो ये था अच्युत सिंह के शासन काल में प्राण प्रतिष्ठा इसकी गई थी। अच्युत सिंह के बाद त्रिलोचन सिंह आते हैं। अच्युत सिंह के बाद कौन आते हैं, त्रिलोचन सिंह सिंह वंश का शासक बना। त्रिलोचन सिंह के उत्तराधिकारी का नाम अर्जुन सिंह प्रथम था। त्रिलोचन सिंह के उत्तराधिकार का नाम अर्जुन सिंह था। अर्जुन सिंह जब बनारस की तीर्थ यात्रा कर अपने राज्य की ओर लौट रहा था तो अनजाने में मुसलमानों के चंगुल में फंस गया। जब अर्जुन सिंह बनारस की तीर्थ यात्रा कर लौट रहा था ना, तो अनजाने में मुसलमानों के चंगुल में फंस गया। मुसलमानों ने उसे पकड़कर कटक यानी उड़ीसा ले गए, किंतु कुछ समय बाद मुसलमानों ने उसे अपने 32 अनुयायियों के साथ अपने राज्य वापस जाने की अनुमति दे दी। मतलब 32 अनुयायियों के साथ उसको अपने राज्य वापस जाने की अनुमति दे दी। अब अर्जुन सिंह के बाद बने सिंहभूम राजाओं में वंश का 13वां राजा जगन्नाथ सिंह द्वितीय उत्पीड़क स्वभाव का था। बहुत ही उत्पीड़क स्वभाव का था। कौन, जो 13वें राजा जगन्नाथ सिंह द्वितीय था। उसके उत्पीड़न से तंग आकर उसके शासन काल में भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया। भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद बने सिंहभूम के राजाओं के नाम क्रमशः इस प्रकार है, जैसे कि कृष्ण सिंह, अजय सिंह, शिकार सिंह, दयार सिंह, मान सिंह, अजय सिंह द्वितीय, शिव नारायण सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंह एवं चित्रा सिंह है। इनका शासन काल प्रायः घटना रहित था, इसलिए इनके विषय में कोई उल्लेखनीय जानकारी नहीं मिलती है। मतलब इसमें ज़्यादा उतना घटना रहित था, मतलब लोग उतना दिलचस्पी नहीं लेते थे। अगर हम अन्य राजवंशों की हम बात करें
अन्य राजवंशों के बारे में, तो क्या हो जाएगा इसमें? जैसे कि पहला है मानभूम का मानवंश। मानभूम का मानवंश के बारे में हम बात करें तो मानभूम के मानवंश में मानवंशी नरेशों का शासन क्षेत्र हजारीबाग मानभूम था। 8वीं सदी ईस्वी के दूध पानी शिलालेख जो हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थल से प्राप्त एवं एक 14वीं सदी के गोविंदपुर शिलालेख जो धनबाद के निकट गोविंदपुर से प्राप्त हुआ है, वो कवि गंगाधर 1373 से 78 तक इसका शासनकाल रहा में इनका उल्लेख मिलता है। किसका? गोविंदपुर शिलालेख जो है वो मानवंश के मानभूम के बारे में जानकारी देता है। मानवंशी राजा अत्याचारी शासक थे। मानवंशी राजा तो थे ना जो अत्याचारी शासक थे। 10वीं सदी ईस्वी के भूमि स्वराज आंदोलन का मुख्य कारण राजाओं का ही अत्याचार था। इसी तरह सवर जनजाति का यह क्षेत्र छोड़ने तथा पंचेल जाकर बसने का मुख्य कारण मान राजाओं का अत्याचार था। ये बहुत ही अत्याचारी शासक थे जो वहाँ सवर जनजाति निवास करते थे। वो इतना अत्याचार किए कि लोग बेचारे वहाँ से जाकर दूसरे जगह पर बस गए, विशेषकर महिलाओं पर ही था। अब हम बात करते हैं रामगढ़ के राज्य के बारे में। रामगढ़ राज्य क्या है? रामगढ़ राज्य के संस्थापक का नाम बागदेव सिंह था। बागदेव सिंह रामगढ़ राज्य के संस्थापक थे। बागदेव सिंह ने 1368 ईस्वी में लगभग इस राज्य की स्थापना की। 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह किस राज्य की स्थापना की? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना की। बागदेव सिंह अपने बड़े भाई सिंहदेव के साथ नागवंशी नरेश की सेवा में थे। बाद में अपने स्वामी से मतभेद होने पर वे बड़का गांव क्षेत्र में परगना कर्णपुरा चले गए। ठीक है, वहां के स्थानीय शासक को पराजित कर कर्णपुरा पर अधिकार कर लिया। वहाँ पे जो शासक थे उसके ऊपर हमला करके वहां पर कर्णपुरा पर अधिकार कर लिया। कौन? सिंह देव कर रहा है। धीरे धीरे उन्हें 21 परगनों पर कब्जा जमा लिया और बागदेव सिंह की राजधानी सिसिया थी। बागदेव सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ये सिसिया थी। कालांतर में राजधानी बदलती रही, मतलब राजधानी जो है बदलती रही। रामगढ़ राज्य की राजधानियां का क्रम इस प्रकार रहा, जैसे कि रामगढ़ राज्य का पहला राजधानी सिसिया हो गया। सिसिया जो है वो प्रथम राजधानी थी। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? सिसिया पहला हो गया। उसके बाद उर्दा, तीसरा बादम, रामगढ़ हो गया चौथा, इचाक पांचवा, पदमा छठा। अच्छा, पदमा अंतिम राजधानी थी। अगर हम बात करें सिसिया 2 हो गया, उर्दा, बादम, रामगढ़, इचाक, पदमा। अब बात करते हैं हेमंत सिंह के बारे में। हेमंत सिंह 1604 से 1661 के उर्दा के स्थान पर बादम को राज्य की राजधानी बनाया। 1 मिनट दोस्त। हम बात कर रहे थे हेमंत सिंह के बारे में। तो हेमंत सिंह का जो काल है 1604 से 1661 में उर्दा के स्थान पर बादम को राज्य की राजधानी बनाया। उर्दा के स्थान पर किसको राजधानी बनाया? तो बादम को। दलेल सिंह ने बादम के स्थान पर 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया। दलेल सिंह द्वारा राज्य की राजधानी परिवर्तन का मूल कारण बादम का भौगोलिक व सामरिक दृष्टि से असुरक्षित होना था। क्या था ना कि दलेल सिंह द्वारा जो राज्य की राजधानी परिवर्तन का जो मूल कारण था वो भौगोलिक व सामरिक दृष्टि से असुरक्षित होना था। सिंहदेव के वंशज कौन थे? सिंहदेव के वंशज तेज सिंह जो थे, इसका शासनकाल कब से कब तक है तेज सिंह का? तो 1772 से 80 तक। 1772 ईस्वी में रामगढ़ नरेश बने। 1772 में रामगढ़ नरेश बने। इस तरह
राज्य पर राजकुल की तीसरी शाखा का शासन स्थापित हुआ। उन्होंने शासन का संचालन राजधानी इचाक से किया। किसका? जो इस तरह राज्य की दूसरी शाखा का शासन स्थापित हुआ, उन्होंने शासन का संचालन राजधानी इचाक से किया। 1880 में रामगढ़ राज्य का बागडोर राजकुल की तीसरी शाखा के हाथों में चली गई। राजकुल की तीसरी शाखा के हाथों में तो चली गई। इस शाखा के प्रथम शासक ब्रह्मदेव नारायण सिंह थे। कौन थे? ब्रह्मदेव नारायण सिंह इस शाखा के संस्थापक। इस शाखा ने पदमा हजारीबाग से 22 किलोमीटर जो दूरी पर स्थित है को राज्य की राजधानी बनाया। पदमा को राज्य की राजधानी बनाया। पदमा में स्थित राजप्रसाद के अवशेष आज भी विद्यमान है। आज भी विद्यमान है पदमा में। 1937 ईस्वी में कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ राज्य के शासक बने। कामाख्या नारायण सिंह जो है 1937 में रामगढ़ राज्य के शासक बने। तो 26 जनवरी 1955 को क्या हुआ तो बिहार राजभूमि पर सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत 26 जनवरी 1955 को हुआ कि बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 13 के तहत रामगढ़ राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। अब आता है खड़गडिहा राज्य। खड़गडिहा राज्य की अगर हम बात करें तो खड़गडिहा राज्य क्या हो गया? खड़गडिहा राज्य। खड़गडिहा राज्य की स्थापना 15वीं सदी ईस्वी में हुई। खड़गडिहा राज्य की स्थापना कब हुई? 15वीं सदी ईस्वी में खड़गडिहा राज्य की स्थापना हुई। इस राज्य के संस्थापक का नाम जो था हंसदेव था। खड़गडिहा राज्य के संस्थापक का नाम क्या था? हंसदेव राज था। हंसराज देव जो दक्षिण भारत से यहाँ आया था। खड़गडिहा राज्य कहाँ से आया था? तो ये दक्षिण भारत से आया था। उसने बंदावत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग के 90 किलोमीटर में फैले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इस राजवंश ने उत्तरी बिहार के ब्राह्मण जमींदारों परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इन्होंने बहुत ही इस सब नीति था कि किसी से शादी कर लेना, फिर वहाँ पैती करना, फिर वहाँ से इस जगह क्षेत्र को अपना कब्जा कर लेना, मतलब विवाह के माध्यम से किया। अब आता है पंचायत राज। ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है पंचायत राज्य। पंचायत राज्य जो मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य था। पंचायत राज्य जो है वो मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य था। अनुश्रुतियों के अनुसार काशीपुर नरेश के पुत्र ने पंचायत राज्य की स्थापना की। काशीपुर नरेश पंचायत राज्य की स्थापना की। काशीपुर नरेश की रानी ने जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा के क्रम में एक बच्चे का अरुणवन आज का जो पंचायत है में जन्म दिया। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि बच्चे को यही छोड़ वे लोग ठाकुर द्वारा जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ गए। यही बच्चा जो बड़ा होकर इस राज्य का संस्थापक बना। सोचिए कि काशीपुर नरेश के जो पुत्र ने पंचायत राज की स्थापना की। जो काशीपुर नरेश की रानी थी वो जगन्नाथपुर की यात्रा में निकल पड़ी थी, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि पंचायत जो वहाँ पे है वहाँ पर एक बच्चे के जन्म दिया और बच्चा को वहीं छोड़ के चले गए और वही बच्चा इस राज्य का संस्थापक बना। कपिला गाय द्वारा पालित होने के कारण राजा ने कपिला गाय की पूंछ अथवा चवर को पंचायत राज्य का राज चिन्ह बनाया। इसी कारण वह गौमुखी राजा के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। गौमुखी राजा के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। लालन पालन जो हुआ ये कौन के थी? कपिला गाय के पालित किया था। उसके उत्तराधिकारी के शासनकाल में बीरभूम के राजा पंचायत राज्य पर आक्रमण कर बच्चे को छोड़ राज परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी। बच्चा बड़ा होकर अपने खोए हुए राज पुनः प्राप्त करने में सफल रहा। अब हम बात करते हैं ढालबम का ढाल वंश। ढालबम का ढाल वंश जो हम बात करें तो पूर्वी सिंहभूम का ढालबम जो धालबम के नाम से जाना जाता है क्षेत्र ढाल वंश का शासन क्षेत्र था। ढाल वंश के संस्थापक पिता धोबी जाति तथा माता ब्राह्मण जाति की थी। ढाल वंश के संस्थापक पिता जो है धोबी जाति के था और माता ब्राह्मण जाति की।
ढालवंशी शासक नरबली प्रथा के पोषक थे। ढालवंशी शासक जो थे वो नरबली प्रथा के पोषक थे। अब आता पलामू का चेरो वंश। पलामू के चेरो वंश की स्थापना 16वीं सदी ईस्वी में हुई। कब हुई? पलामू के चेरो वंश की स्थापना 16वीं सदी ईस्वी में हुई। पलामू के चेरो के रक्सेलों को अपदस्थ कर अपने वंश शासन स्थापित किया। पलामू के जो चेरो ने पलामू के रक्सेलों को अपदस्थ कर दिया और अपने शासन को स्थापित किया। अगर हम बात कर रहे थे कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये लूसेंट बुक से संबंधित है और उन्हीं का जो बुक्स है बुक को हम लोग अब परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। यह इतना महत्वपूर्ण बुक हो जाता है कि मत पूछिए, बहुत ही अच्छी बुक है। तो हम जिस इस टॉपिक पे बात किया, इस टॉपिक बस इतना ही था। और अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत कालीन झारखंड। अगर वो जो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिएगा हमारे साथ।